क्या है प्रश्न? अकबर की राजपूत नीति की विवेचना करें और उन्हें राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। अच्छा तो सुन लो, ये अकबर की राजपूत नीति की जब बात होगी तो इस बात को स्पष्ट रूप से जानो कि अकबर ने राजपूत शासक वर्ग के प्रति एक नई नीति अपनाई जो पहले से चले आ रहे संघर्ष के विपरीत सद्भाव, मैत्री और सहयोग की भावना से प्रेरित थी। और वह तो बहुत ही कम उम्र में 11-12 साल की उम्र जो है सो बहुत ही छोटी उम्र होती है किसी के संरक्षण में ही सही, लेकिन वह जो गद्दी पर बैठा तो प्रारंभिक समय से लेकर के और जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया उनकी परिपक्वता बढ़ती गई, प्रशासन पर समझ उनकी परिपक्व होती गई और साथ ही साथ शासन के संचालन के लिए वे बहुत ज़्यादा तत्पर होते गए और इस बात को स्पष्ट रूप से वह जान गए जो भारत पर अगर शासन करनी है तो हिंदू के प्रति उनकी मैत्रीपूर्ण नीति अपनानी होगी और साथ ही साथ उनके प्रति सद्भाव रखना होगा, तब ही बहुसंख्यक हिंदू वर्ग जो है उस पर शासन स्थापित किया जा सकता है। और वैसे भी उस समय में जितने भी जमींदार थे, राजवाड़े थे, उसमें राजपूतों की संख्या अधिक थी। और तो वह सहयोग की भावना से प्रेरित हुई और इससे मुगल साम्राज्य और राजपूतों के राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अकबर के समक्ष 4 प्रमुख उद्देश्य थे जिनकी प्राप्ति राजपूत के सहयोग के बिना संभव नहीं था। उसको हम अगर देखें तो पहला यह थी कि मुगलों की सत्ता को अफगानों द्वारा प्रस्तुत चुनौती का अंत करना। दूसरा था जो मुगल सामंत वर्ग में उज्जकों की उदंडता पर अंकुश लगाना। तीसरा था मुगल साम्राज्य का विस्तार करना और चौथा था भारत की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के बीच मुसलमान शासक को लोकप्रिय बनाना। इन सारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजपूत का सहयोग आवश्यक हो गया था। इन परिस्थितियों में अकबर ने राजपूतों के साथ एक नई नीति का विकास किया और इस नीति के अंतर्गत उन्होंने जो उपागम किए, उन्होंने जो उपाय अपनाए उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। क्या तो पहला यह कि राजपूतों के सहयोग प्राप्त करने के लिए अकबर ने नई राजपूत घरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावे राजपूतों को दूसरी बात यह मुख्य रूप से देखा जाता है, राजपूतों को विश्वास में लेने के लिए और उनकी प्रतिभा तथा उनके जो अनुभव है उसका शासन में उपयोग करने के लिए उन्होंने राजपूतों को उच्च पद पर पदस्थ किया। अकबर ने राजपूतों को प्रशासन और सेना में उच्च पद प्रदान किए, जैसे राजा मानसिंह, बीरबल, टोडरमल, ये सब है। हालांकि बीरबल के बारे में यह कहा जाता है जो वह ब्राह्मण थे। अकबर के राज्य में उच्च पदों पर इन लोगों को उन्होंने आसीन करवाया। इसके बाद विजित राजपूत राज्यों का अभयदान भी उनका एक खास पहलू रहा। क्या अकबर ने पराजित राजाओं का कभी भी अपमान नहीं किया। और जिस राजपूत राजा ने हारने के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उन्हें वह राज लौटा दिया, लेकिन अपने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत उनको आदेश मानने के लिए, उसके अधीनस्थ रहने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया और उनसे इकरारनामा करा लिया गया। लेकिन वह जो है स्वाधीनता स्वीकार करने के बाद उस पद पर वही राजपूत पदासीन होंगे जो पहले से थे।
इसके बाद राजपूतों को सम्मान में वृद्धि किया। अकबर ने राजपूतों को पूरा सम्मान दिया और दरबार में प्रतिष्ठा प्रदान की। उस समय में कई प्रकार के राजाओं के लिए सो आपको उपहार और उपहार के साथ साथ पदवी भी प्रदान की जाती थी, जो उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का द्योतक था। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता भी सो एक बात रही है। क्यों? तो इसका अकबर ने सभी हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान किया और धार्मिक आधार पर नियुक्ति और पदोन्नति को जो पहले से आ रहा था उसको समाप्त कर दिया। अब सो जो भी है हिंदू और मुस्लिम और ख़ास करके बड़े बड़े पदों पर सो राजपूत ही आसीन हुआ करते थे, ब्राह्मण भी होते थे, लेकिन मुस्लिम को ज़्यादा जो तरक्की दी जाती थी वह बात का लगभग समापन हो गया। और इस तरह से उन्होंने आचरण और व्यवहार को अपनाया, जिससे यह तनिक भी संदेह नहीं रहती थी कि ये अकबर जो हैं, शासक जो हैं, सम्राट जो हैं, बादशाह जो हैं, वह किसी के बीच में अंतर करते हों। तो ये सब कारण से सो राजपूत उनके प्रति बहुत हमदर्दी रखते थे, जवाबदेह होते थे और उनकी राज्य विस्तार के लिए हमेशा कामना करते थे। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इन सारे कारणों से सो राजपूत के विश्वास को उन्होंने जीत लिया। अब देखिए, लेकिन अकबर जो है वह आपको मुग़ल बादशाहों में वह एक राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। इसका भी उत्कृष्ट कारण है, क्योंकि विद्वानों ने अकबर को राष्ट्रीय शासक की उपाधि से विभूषित किया है। अकबर बहुत कम उम्र में ही एक छोटे से राज्य का राजा बना और अपने शासन के अंत में तक वह इस विशाल राज्य का विशाल साम्राज्य का स्वामी बन बैठा। उसे राष्ट्रीय शासक कहे जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रही। तो साम्राज्य विस्तार तो क्या ही, साथ ही साथ और कतिपय विशेषता उनके चरित्र में और उनके शासन पद्धति में रही है, जिसे हम निम्न रूप में देख सकते हैं। नंबर 1, अकबर ने देश की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ समानता का व्यवहार किया और उच्च सरकारी पदों पर नियुक्ति कर दी। उसकी प्रतिभा का मुगल साम्राज्य की उन्नति में प्रयोग किया गया। दूसरा, अकबर अपने शासनकाल में हिंदुओं की जान माल की रक्षा किया और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्रदान किया। इससे हिंदू जनता ने उनकी सहायता और समर्थन हमेशा बनाए रखा। इसके बाद तीसरी बात, जो अकबर ने अपने पूर्वजों के विपरीत भारत को अपनी मातृभूमि माना और इसके उत्थान के लिए उससे जो कुछ संभव हो सका उसने भरपूर कोशिश किया। पुनः चौथी बात यह है कि उसने पूरे भारत को जीतकर उसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। उसने जिन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया उनमें भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक समानता स्थापित करने की भरसक कोशिश की। साथ ही साथ पांचवा बात यह है, जो समाज में जो सामाजिक बुराई थी उसमें अकबर ने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया और इसमें बहुत हद तक वह सफल भी हुआ, जो एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके अलावा छठी बात यह है कि जजिया कर तीर्थ यात्रा पर से हटा करके अकबर ने हिंदुओं को स्वतंत्रता प्रदान की, उन्हें समाप्त कर उसने हिंदुओं के हृदय में जो स्थान बनाया उसे राष्ट्रीय सम्राट बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसके अलावे सातवीं बात यह भी है कि अकबर ने धर्म के बजाय योग्यता के आधार पर पदाधिकारियों को नियुक्त किया। राजा मान सिंह को सभी मनसबदारों का अध्यक्ष बनाना, टोडरमल को अपना अर्थमंत्री बनाना, बीरबल को प्रमुख सलाहकार
बनाना, मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त करना अकबर को राष्ट्रीय शासक की कोटि में सहज ही रख देता है। और इन सारे कारणों से उन्हें राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। और एक बात देखने वाली बात है, जो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी जहरुद्दीन बाबर, यहाँ तो नींव रखी ही थी, हुमायूं का दौड़ धूप में ही शासन ये का काल रहा, लेकिन इनकी कार्यकाल में यह इस प्रदेश को वास्तव में दिल से अपना प्रदेश माना और भारत भूमि को ही यह अपना भूमि बनाया और हर दृष्टिकोण से इनकी सर्वांगीण विकास करने के लिए, इसकी विशेषता को बढ़ाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। तो इन सारे बातों के कारण यहाँ के नागरिक भी उनको दिल से समर्थन दिया, साथ ही साथ वह राष्ट्रीय शासक बन बैठा और वाकई वह राष्ट्रीय शासक घोषित हुआ और जनता के दिलों से नहीं बल्कि उनके प्रति व्यवहार से, उनके आचरण से और उनके किए गए रचनात्मक कार्य से।